हेलो बच्चों, तो आज हम आपका सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो है वो एनसीईआरटी की लाइन से कवर करेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल्ड वीडियो जो है वो आपके प्लेलिस्ट में आ चुकी है, 12th नीट के प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बेटा। तो क्या हुआ था, जब हम पहले ये मानते थे कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, हमारे पास तीन चीज़ें थी जेनेटिक मटेरियल को मानने के लिए: आरएनए, डीएनए और आपका प्रोटीन। तो पहले ना, सबसे पहले जब तक डीएनए जेनेटिक मटेरियल कंसिडर नहीं किया गया था, हम किसको जेनेटिक मटेरियल मानते थे? प्रोटीन को मानते थे। लेकिन जब हमें ऐसा लगने लगा कि अब तो हमें जेनेटिक मटेरियल सर्च करने की जरूरत है, तो एक क्वेस्ट शुरू हुआ। क्वेस्ट मतलब एक जद्दोजहद शुरू हुई, जिसमें हमें ये पता करना था कि आपका जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल सर्च करने के लिए आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था वो था आपका ग्रिफिथ का। किसका था बेटा? ग्रिफिथ ने क्या करा था, उसने एक बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। कौन सा लिया था बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, न्यूमेनाइविया न्यूमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया आपका एक बैक्टीरिया लिया था। इस बैक्टीरिया की उसने दो स्ट्रेन ली, एक ली उसने आर स्ट्रेन और एक ली उसने एस स्ट्रेन। अभी आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन का मतलब क्या है? जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को हमने पेट्री प्लेट में लैब में बना ग्रो करवाया, उसे खाना दिया, मीडियम के पास ग्रो करवाया, तो हमें पता चला कि भाई वहां तो दो तरह की कॉलोनी पाई जा रही थी। वो स्ट्रेन जो कि आपकी, अगर हम एस स्ट्रेन की बात करें, वो स्ट्रेन जिसके ऊपर म्यूकस लेयर या फिर म्यूको पॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जा रही थी, उसको हमने क्या बोल दिया? एस स्ट्रेन। और जिसके ऊपर ये नहीं पाई जा रही थी, उसको हमने क्या बोल दिया था? आर स्ट्रेन। फिर हमें पता चला कि जो एस स्ट्रेन होती है बेटा, ये आपकी वायरुलेंट होती है। वायरुलेंट मतलब इसकी म्यूकस लेयर की वजह से, इस म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर की वजह से, इसकी म्यूकस लेयर की वजह से, ये जिस भी होस्ट में घुसती है, होस्ट का इम्यून सिस्टम इस लेयर की वजह से इसको खत्म नहीं कर पाता। अगर इसको खत्म नहीं कर पा रहा तो ये वायरुलेंट बन जाती है। वायरुलेंट मतलब बीमारी कोज कर देती है। और जो आपकी आर स्ट्रेन थी, वो कैसी पता करी आपकी भाई कि वो आपकी कैसी है? नॉन वायरुलेंट। कैसी है बेटा? आपकी नॉन वायरुलेंट। ठीक है, फिर हमने क्या करा? फिर हमने सबसे पहले आपकी एस स्ट्रेन को माइस में डाला। किस में डाला? माइस में। बेटा माइस मर गया। फिर हमने आपकी आर स्ट्रेन को, क्योंकि एस स्ट्रेन वायलेंट है, माइस को मार देगी, फिर हमने आर स्ट्रेन को डाला, माइस के अंदर इंजेक्ट करा, तो हमारा माइस जिंदा रह गया। जिंदा रह गया। उसके बाद हमने क्या करा? हमने आपकी एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करा। क्या करा बेटा? हीट किल्ड। मतलब उसको हीट बहुत ज्यादा दी, तो हमारे अकॉर्डिंग वो एस स्ट्रेन मर चुकी है, वो हीट किल्ड हो चुकी है। और साथ में उसके आर स्ट्रेन डाल दी। क्या डाल दी? आर स्ट्रेन। और इन दोनों को, इस दोनों मिक्सचर को इंजेक्ट कर दिया माइस में। किसमें इंजेक्ट कर दिया बेटा? माइस में। हुआ ये देखो, होना क्या था? एस स्ट्रेन से मर रहा था, आर स्ट्रेन से जिंदा रहा। हमने सोचा कि एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर देते हैं, एस स्ट्रेन को बहुत ज्यादा हीट दे देते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिजनरेट हो जाएगा, वो बीमारी कोज नहीं कर सकेगी। लेकिन हमने साथ में आर स्ट्रेन डाली थी, तो हमें लगा था माइस जिंदा रह जाएगा। पर बेटा दिक्कत ही आई, माइस मर गया। क्या हो गया? माइस मर गया। यहां से आपकी ग्रिफिथ ने एक लाइन बोली कि एक, पहले तो उसने ये पता लगाया, उसने समझा कि कहीं ना कहीं आपकी एस स्ट्रेन में कोई ऐसा मटेरियल है या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि गया है आर स्ट्रेन में। किसमें गया बेटा? आर स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायलेंट स्ट्रेन थी, एस स्ट्रेन ने उसको क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म। तो बेटा आर स्ट्रेन क्या हो गई थी? वहां पे ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ट्रांसफॉर्म मतलब अपने आप को चेंज कर दिया। इस प्रिंसिपल को ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दिया? ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो आपका जेनेटिक मटेरियल था, उसकी सर्च में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो ग्रिफिथ का था। और ग्रिफिथ ने किसका प्रिंसिपल दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब उसने ये कहा एस स्ट्रेन में कुछ तो ऐसा है जो आर स्ट्रेन को क्या कर गया? ट्रांसफॉर्म कर गया, चेंज कर गया। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है, उसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कोई नई चीज नहीं थी, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बैक्टीरिया है, अगर हम दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उस बैक्टीरिया के आसपास डाल देंगे, तो बैक्टीरिया की आदत होती है उस जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर ले लेना, होती है ये। अब जनरली हुआ क्या था, एस स्ट्रेन को जब तुमने हीट किल्ड करा, उसका आउटर कंपोनेंट तोड़ दिए, उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा रह गया वहां पे। आर स्ट्रेन उसके साथ है ही, आर स्ट्रेन की नेचुरल आदत ले लेने की सामान को, तो ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल मेथड था उनका।
तो उसने क्या निकाला, ट्रांसफॉर्मेशन। पर दिक्कत क्या रह गई, वो इस मटेरियल का जिसने आपकी आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करा है, इसका केमिकल नेचर नहीं बता पाया। क्या नहीं बताया बेटा, केमिकल नेचर, मतलब ये प्रोटीन है, आरएनए है या फिर डीएनए है, ये नहीं बता पाया। तो इसके लिए हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए थे, जिसका नाम, जिसमें 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास, एवरी, मैकलोड और मैककार्ट। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने आपके जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था उसका केमिकल नेचर पता करा। क्या पता करा बेटा, उसका केमिकल नेचर। इसने क्या करा, इन्होंने 3 एंजाइम यूज करे, डीएनएस, ठीक है, कोई नहीं, डीएनएस, आरएनएस और प्रोटीएस, इन्होंने 3 एंजाइम यूज करे। इन्होंने पहले क्या करा, इन्होंने आपकी एस ट्रेन ली, एस ट्रेन से आपके कंपोनेंट निकाले। कंपोनेंट मतलब जो कि उसके अंदर बायोमोलिक्यूल पाए जा रहे थे। हमें पता चला उसके अंदर हमें डीएनए देखने को मिला, आरएनए देखने को मिला और प्रोटीन देखने को मिला। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने बारी बारी, सबसे पहले हमने आपकी एस ट्रेन का जो एक कंपोनेंट निकला था, इसके साथ सबसे पहले हमने आपका आरएनए डाला, एंजाइम जो आरएनए को डिग्रेड कर सकता है, और डाला प्रोटीज। जब हमने आरएनएज और प्रोटीज डाले तो हमारा जो आर स्ट्रेन था बेटा वो ट्रांसफॉर्म कर गया। क्या कर गया, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने डाला आपका सेम एस ट्रेन, सेम उसके कंपोनेंट, आपके बाद एंजाइम डाले हमने डीएनए और प्रोटीज डाल दिए। आर स्ट्रेन आपका ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। फिर हमने क्या करा, सेम एस ट्रेन, सेम कंपोनेंट, आपके बाद डाल दिया हमने डीएनए और आपका आरएनए। आपके बाद भी आपका आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। क्यों, जब हमने आरएनए और प्रोटीज डाले तो डिग्रेड क्या हुआ था, खाली आरएनए और प्रोटीन, बच गया क्या था, डीएनए। तो उसे ये नहीं पता था अभी, उसने बस देखा कि आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म कर गया। उसके बाद उसने क्या डाला, डीएनए और प्रोटीज, बचा क्या था, आरएनए, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। फिर उसने डाला डीएनए और आरएनए, बचा क्या था, प्रोटीन, वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। इसका मतलब वो एक लाइन थी कि कुछ तो निकला है आपके स्ट्रेन से जिसने आपके आर स्ट्रेन को क्या करा होगा, ट्रांसफॉर्म किया होगा। वो समझ आया कि जो निकल के गया था जिसके वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ है वो क्या है, आपका डीएनए। क्या है, डीएनए। तो उसने 3 एंजाइम का यूज करके, और उस एंजाइम से 3 बार अलग अलग तरह से, इसमें चूहा यूज नहीं हुआ था बेटा, खाली आपका बैक्टीरिया रखा गया था और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देख ली गई थी। ठीक है ना, तो देखो केमिकल नेचर पता चल गई थी कि जो केमिकल नेचर है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में जो चीज गई थी वो कहीं ना कहीं क्या होती है, डीएनए होती है। पर बेटा इस आइडिया को फिर भी एक्सेप्ट नहीं करा गया, मतलब साइंटिस्ट बोले कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें कोई और एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो उसके बाद आए आपका तीसरा एक्सपेरिमेंट जो था हर्शी और चेज का। किसका था बेटा, हर्शी और चेज। हर्शी और चेज ने क्या करा बेटा, इसने बैक्टीरियोफाज लिया था। क्या लिया था, बैक्टीरियोफाज। इसने लिया था बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं बेटा, वो वायरसेस जो कि आपके बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो इसने पहले बैक्टीरियोफाज लिया और बैक्टीरियोफाज को इसने, मतलब उस वायरस को इसने सबसे पहले 2 प्लेट्स में ग्रो करवाया। इसमें थे आपके सल्फर का 35, ये आपके क्या थे, ये आपके रेडियो आइसोटोप थे। क्या थे, रेडियो आइसोटोप, जो कि आपके कलर दिखा सके। एक में इसने लिया फास्फोरस 30। हमें ये पता था कि जो वायरस होता है ना बेटा, उसमें प्रोटीन का कोट होता है, मतलब उसका आउटर कोट किसका होता है, आपके प्रोटीन का, और उसके अंदर उसका कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, उसका कोई जेनेटिक मटेरियल। पहली बात हमें ये पता थी। दूसरी हमें ये पता थी कि जो सल्फर होता है बेटा वो आपके प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, और जो फास्फोरस होता है वो आपके डीएनए का कंपोनेंट होता है, ये भी पता थी। तो हमने वायरस के एक ग्रुप को लिया, उसे बहुत दिन तक S35 पे ग्रो करवाया। किस पे ग्रो करवाया, तो हमारे पास जो नए बच्चे आए वायरस के, S35 एक रेडियो आइसोटोप पे कलर देता है। सल्फर किसका कंपोनेंट है, प्रोटीन। इसका मतलब जो भी यहाँ पे वायरस आ रहे होंगे जो इस नई प्लेट में,
उनका जो प्रोटीन कोट है वो कैसा हो गया होगा आपका, रेडियो एक्टिव। कैसा हो गया बेटा, रेडियो एक्टिव। तो इनका तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो गया था, ठीक है ना, प्रोटीन कोट। और इनका क्या रेडियो एक्टिव हुआ होगा बेटा, इनका कहीं ना कहीं आपका जो इनके अंदर मटेरियल गया है, जो इनके अंदर मटेरियल गया है वो क्या हो गया था आपका, रेडियो एक्टिव। क्या हो गया था बेटा, रेडियो एक्टिव। तो हमने सबसे पहले क्या करें, एक बैक्टीरियोफाज को, एक वायरस को S35 पे ग्रो करवाया, एक को करवाया P32 पे। बहुत जनरेशन देखने के बाद जितने भी हमारे पास इस नई प्लेट में वायरसेस थे उसका प्रोटीन कोट चमक रहा था। इसका अंदर का हिस्सा, मतलब आपके वायरस के अंदर का हिस्सा चमक रहा। सेकंड स्टेप हमने क्या करा, सेकंड स्टेप में हमने लिए बैक्टीरिया। क्या लिए, बैक्टीरिया। फर्स्ट स्टेप था हमारा इन्फेक्शन। क्या था बेटा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पे हमने लिए P35 वाले, यहाँ पे हमने लिए सॉरी यहाँ पे हमने लिए S35 वाले, यहाँ पे हमने लिए P32। हमने ये बैक्टीरिया पकड़े, बैक्टीरिया के ऊपर S35 वाले किसको, वायरसेस को इन्फेक्ट करवाया। यहाँ पे किसको करवाया, P32 वाले। चलो पहले इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने करा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब जब इन्फेक्शन हो गया बेटा तो हमने वायरस और बैक्टीरिया को अलग करने के लिए उन्हें बहुत तेज से ब्लेंड करा। ब्लेंड करना मतलब तोड़ फोड़ दिया। तोड़ने फोड़ने से देखो इन्फेक्शन में हुआ क्या होगा, इन्फेक्शन के दौरान कोई ना कोई मटेरियल आपके बैक्टीरिया के अंदर गया होगा। अगर वो बैक्टीरिया के अंदर गया है इस तरीके से और यहाँ भी बैक्टीरिया के अंदर गया है, तो जैसे ही हमने ब्लेंडिंग वाला स्टेप करा होगा आपके बैक्टीरिया और आपके वायरस क्या हो गए होंगे, अलग अलग हो गए। क्या हो गए होंगे, अलग अलग। तीसरा जो आपका स्टेप था वो था आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या था बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखो क्या हुआ, पहले अपन S35 देखते हैं। हमें एक बात और पता थी कि जब हम आपके जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको देखते हैं, मतलब अगर हमने आपके बैक्टीरिया वायरस को ब्लेंड कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, तो जिस मीडियम में वो आएंगे वायरसेस की कोट हल्की होने की वजह से वो ऊपर दिखाई देगी और बैक्टीरिया कहाँ दिखाई देंगे, नीचे। तो जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करा और जो भी मटेरियल आपको इसके अंदर दिखाई दिया, हमें जो रेडियो एक्टिविटी थी या फिर जो आप कह रहे हो कलर जो था वो दिखाई दिया ऊपर की साइड। कहाँ दिखाई दिया, ऊपर की साइड। हमें एक बात पता थी कि जब आपका बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो अपना कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ता है। और हमें ये पता थी बैक्टीरिया हमेशा कहाँ दिखाई देंगे, नीचे की साइड दिखाई देंगे। यहाँ पे हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ दिखाई गई बेटा, ऊपर की तरफ दिखाई देगी। इसका मतलब जो भी यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव करके भेजा था वो नीचे नहीं आया, इसका मतलब बैक्टीरिया में नहीं गया। रेडियो एक्टिव क्या करके भेजा था हमने, प्रोटीन। प्रोटीन ऊपर दिखाई दे रहा है, रेडियो एक्टिविटी कहाँ है, पैलेट में है। कहाँ है बेटा, पैलेट में। इसका मतलब वो नीचे वाले हिस्से में नहीं है, नीचे वाले हिस्से में नहीं है, तो बैक्टीरिया में जो भी चीज हमने रेडियो एक्टिव करके भेजी थी वो गई नहीं। कंफर्म पहला। इसमें हमें क्या मिला, इन्फेक्ट करा, ब्लेंड करा, सेंट्रीफ्यूगेशन करा। यहाँ पे जो रेडियो एक्टिविटी थी वो कहाँ दिखाई दी बेटा, नीचे। इसका मतलब बैक्टीरिया के अंदर हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल चला गया। रेडियो एक्टिव क्या करा था, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है, डीएनए का। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या गया है, डीएनए गया है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, डीएनए। क्या होता है बेटा, डीएनए। देखो फिर से बता रही हूँ, दो चीजें बता दी। अगर वायरस आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करता है, पहले ये बात पता थी। दूसरी ये पता थी अगर बैक्टीरिया वायरस को तोड़ फोड़ के एक मीडियम में डालते हैं और उसको तेज तेज घुमाते हैं तो जो ऊपर आता है वो क्या आती है, प्रोटीन कोट। क्या आती है, और जो नीचे आता है वो क्या आता है, बैक्टीरिया। और ये भी पता था कि बैक्टीरिया में तो जेनेटिक मटेरियल जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिली, ऊपर। ऊपर का मतलब प्रोटीन कहाँ रह गया, ऊपर। बैक्टीरिया में तो गया ही नहीं, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिली, नीचे। नीचे का मतलब कुछ ना कुछ जो भी हमने डाला था वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया में गया है। किसको कह रहा था रेडियो एक्टिव, फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट, डीएनए का। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। तो बेटा यहाँ पे तो सिर्फ ये पता लगाया गया ग्रिफिथ ने कि कुछ ना कुछ जाता है। जाने के बाद उसकी केमिकल नेचर पता करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। डीएनए पता तो लगा लिया गया पर उसका प्रूफ नहीं था, मतलब लोगों ने माना नहीं उसको। सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट किसने करा, हर्शी चेज ने। इसने जो एक्सपेरिमेंट करा उसके बाद हमें अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ, इसका मतलब होता है बेटा एक ऐसा प्रूफ जिसके बाद हमें कोई संशय ना रहे
कि ये चीज है या ये बात समझ आ गई? एक बार उतारना। तो देखो, जब आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल आ चुका था, उसके बाद आपका जब वॉटसन एंड क्रिक ने आपकी कॉम्प्लीमेंटरिटी की नेचर बताई थी ना, तो एक लूप होल छोड़ दिया था। उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि आपका जो डीएनए है वो आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर दिखाता है अपने आप को रेप्लिकेट करते वक्त। सेमी कंजर्वेटिव मतलब आपके पास दो डीएनए स्ट्रेन्स हैं, जब ये रेप्लिकेट करती है मतलब ये अपनी कॉपी बनाती हैं, तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं और अपने सामने ही क्या बनाती है, एक नई स्ट्रैंड बनाती है। तो जो आपका पेरेंट डीएनए था उसकी एक स्ट्रैंड हमेशा आपके डॉटर डीएनए में देखने को मिलती है, इस नेचर को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव। मतलब आपका डीएनए अपने आप को अपनी डॉटर स्ट्रैंड में कंजर्व रखता है। कितना रखता है? एक स्ट्रैंड तो रखेगा ही रखेगा। इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर को दिखाने के लिए आपका जो अगला एक्सपेरिमेंट आता है वो आता है मिचेल्सन एंड स्टील का। किसका आता है बेटा? मिचेल्सन एंड स्टील का। पिछला जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करे थे। यहाँ पे हम बेटा नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप यूज करते हैं। मतलब एक आइसोटोप होता है 14, एक 15। 15 इज हैवी आइसोटोप। तो करा क्या, सबसे पहले हमने बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया को हमने जो मीडियम हमने उसे प्रोवाइड करा था खाने पीने का, ग्रो करने का, उसमें हमने नाइट्रोजन के सोर्स के लिए NH4Cl डाला। क्या डाला? NH4Cl। और नाइट्रोजन जो डाला वो डाला N15। क्या डाला? N15। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप डाला। अब जब ये बैक्टीरिया अपने आप को ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं से नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। नाइट्रोजन के लिए क्या लेगा? N15। क्या लेगा? N15। इसका मतलब जब ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जितने भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बनेगा उसके अंदर जो नाइट्रोजन का सोर्स होगा वो क्या होगा बेटा? आपका N15। क्या होगा? N15। तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया को N15 के नाइट्रोजन सोर्स पे ग्रो करवाया। कुछ जनरेशन के बाद जो भी हमारे पास बैक्टीरिया थे उनके अंदर कौन सा नाइट्रोजन था? N15 नाइट्रोजन था। कौन सा था? N15। हमने पेट्री प्लेट से उनको निकाला, निकालने के बाद उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन कराई। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है बेटा? आप किसी भी एक ट्यूब को उसके अंदर मटेरियल डाल के बहुत तेज से घुमाते हो और घुमाने के बाद जो भी सामान उसके अंदर होता है ना वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। डेंसिटी बनाने के लिए आप डालते हो CaCl ग्रेडिएंट, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडिएंट। मतलब सीजियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में डालते हो, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके सामान को कि ज्यादा वेट वाला ऊपर, कम वेट वाला नीचे, उससे कम वेट वाला नीचे। तो एक ग्रेडिएंट बनाया जाता है। कौन बनाता है? CaCl। अब आप जो भी सामान डालोगे उसको तेज तेज घुमाओगे तो वो सामान अपनी डेंसिटी के हिसाब से क्या हो जाता है? ऐसे सेट हो जाता है। सबसे पहले तुमने क्या करा, वेरी फर्स्ट आपके पास जो पहला था, जो फर्स्ट N15 वाला बैक्टीरिया था, जब आपने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो आपके पास एक बैंड आया। एक बैंड मतलब उस ग्रेडियंट में सारे के सारे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक जगह घूमता दिखा। एक मोटा सा बैंड दिखाई दिया। बैंड में क्या था आपका? N15 और N15 था और क्या था? 100%। क्या था बेटा? 100%। फिर इसने इस N15 वाले बैक्टीरिया को, सेम बैक्टीरिया को उठाया, दूसरी प्लेट में डाल दिया। अब की बार जो इसे नाइट्रोजन का सोर्स डाला वो डाला N14। क्या डाला बेटा? N14। अब जो नए बैक्टीरिया N14 में उग रहे थे उनको निकाला तो 20 मिनट बाद ये उग गए और फिर हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करा। क्या करा बेटा? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद अब हमारे पास जो बैंड देखने को मिला वो मिला एक बैंड, और उस बैंड में N14 और N15 थे। क्या थे? N14 और N15। हुआ क्या होगा? इस तरीके से N15 N15 होंगे। जब आपके पास इसको रेप्लिकेट करने का टाइम आया होगा तो इसने क्या करा होगा? अपने स्ट्रैंड को अलग अलग करा होगा। अब नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? N14। तो जो नया डीएनए बनेगा उसमें क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन का सोर्स N14। तो इसके सामने इस तरीके से क्या बन गया होगा? N14। तो देखो हाइब्रिड देखने को मिल रहा है 14 15 14 15। तो 100% हमें क्या देखने को मिले? हाइब्रिड। क्या देखने को मिले बेटा? हाइब्रिड। किसमें? आपकी फर्स्ट जनरेशन में। किसमें? फर्स्ट जनरेशन। अब सेम हमने 20 मिनट और ली सेकेंड जनरेशन बनाने के लिए, टाइम हो चुका है 40 मिनट। कितना हो चुका है? 40 मिनट। तो अब आई आपकी सेकेंड जनरेशन। क्या आई आपकी? सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला बेटा? इसमें हमें दो बैंड देखने को मिले। एक देखने को मिला आपका N15 और N14, और एक देखने को मिला आपका N14 और N14। कैसे देखने को मिला होगा समझो। यहाँ पे डीएनए एक होगा 14, एक होगा 15, एक होगा 14, एक होगा 15, ऐसे होंगे। अब सेम प्रोसेस लगाओ, इन दोनों को अलग करो, 14 15।
एक ही बात है, इन दोनों का अलग करो, 14 15। अब जब इसे दोबारा, इस सिस्टम को दोबारा हमने NH14 वाले हिस्से में डाला, तब आपके सामने जो नया DNA आ रहा होगा उसमें क्या दिख रहा होगा ज्यादा ज्यादा 14। तो इसने क्या बनाया होगा यहाँ सामने नया, तो ये किसकी स्ट्रैंड होगी 14। इसने एक नया बनाया होगा, किसकी स्ट्रैंड होगी बेटा 14। इससे नया बनाया, किसकी स्ट्रैंड होगी 14। इससे नया बनाया, किसकी स्ट्रैंड होगी 14। तो देखो क्या देखने को मिला, 14 14 14 15। 50% क्या देखने को मिले हाइब्रिड, और 50% क्या देखने को मिले। तो देखो यहां से एक मॉलिक्यूल गया था, कितने हो गए दो, दो के कितने हो गए चार, चार हो गए। अब देखो अगला नेक्स्ट देखते हैं, या नीचे बना रही हूं मैं। हमने सेम बैक्टीरिया उसको फिर से थर्ड जनरेशन बनाई, टाइम हो गया 60 मिनट। क्या हो गया 60 मिनट। खाना क्या दे रखा है NH14 और CF, मतलब N कौन सा दे रखा है अभी भी 14 ही दे रखा है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो थर्ड जनरेशन में बेटा सेम दो ही बैंड आए, कितने बैंड आए दो। लेकिन हुआ ये कि अब पहले हमारे पास हाइब्रिड 50% आ रहे थे, बेटा ये 25% कट गए। कितने कट गए 25%। बताऊंगी अभी कितने हो गए ये 25%। और जो 14 थे ना वो हो गए बेटा 75%। कितने हो गए 75%। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ के देखना एक बार, ये वाला डायग्राम दोबारा बनाते हैं। हमारे पास 14 15 14 14, एक बार के लिए बता रही हूँ, 14 15 14 14, ये था हमारे पास कुछ। अब सेम करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो। अब तुम इनके सामने जब बनाने लगोगे 14 को, तो आपके पास ना इस 15 के सामने और इस 15 के सामने क्या बनेंगे 14, तो हाइब्रिड आएंगे। बाकी इसके सामने क्या बनेगा 14, इसके सामने 14, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने, तो ज्यादा क्या दिखाई देंगे 14। बैंड तो दो आएंगे, मतलब जब आप डेंसिटी में आपके बैक्टीरिया का मटेरियल डालोगे तो एक तो 14 15 है उनके अंदर मटेरियल, एक क्या है 14 14, तो बैंड कितने देखने को मिलेंगे दो। पर अमाउंट क्या हो जाएगा आपकी बात हाइब्रिड का, तो क्या हो जाएगा कम एज कंपेयर टू 14, और 14 से क्या हो जाएगा ज्यादा। देखो एक बार खुद देखो, अगर ये 4 है तो कितनी जनरेशन बननी चाहिए 8, कितनी बननी चाहिए बेटा 8। देखो 15 के सामने 14 एक हाइब्रिड बन गया, 15 के सामने 14 दूसरा हाइब्रिड बन गया। इसके सामने बनाओ 14 14, 4 तो ये बने, दो क्या बने हाइब्रिड, दो क्या बने 14, 4 बन गए, 4 और बना लो, ये क्या बनेगा 14, ये क्या बनेगा इसके सामने, इसके सामने, टोटल कितने बने 8, 4 ये टोटल कितने बने 8, 8 में हाइब्रिड कितने 2। इसका मतलब अमाउंट तो कम हुआ है ना हाइब्रिड का, और 14 का क्या हो गया इंक्रीज। तो बेटा दो चीजें होती है, हमेशा याद रखना बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में दो चीजें हैं, एक 14 15 है, एक 14 14। तो लॉजिक लगाओ, सारे बैक्टीरिया को पीस के भी तुम डाल रहे हो तो 14 14 तो एक जगह इकट्ठा होगा और 14 15 एक जगह इकट्ठा होगा, तो बेटा चौड़ाई कम हो गई। एक्यूमुलेशन जब हुआ जेनेटिक मटेरियल का तो 14 15 कम होने की वजह से वो इतने रह गए, 14 14 ज्यादा होने की वजह से वो थोड़े से मोटे हो गए। तो बैंड की विड्थ क्या हो गई इंक्रीज और डिक्रीज, क्या हो गई इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे 15 14 क्या हो गए डिक्रीज, 14 14 क्या हो गए इंक्रीज। तो देखो ये हो गए 25, ये हो गए 75। अब एक लॉजिक लगाना, मैं तुमसे कहूँ 4th जनरेशन में जा रहे हैं तो कितने बच्चे बनेंगे 16, कितने बनेंगे 16, यहाँ पे 8 थे, अगले क्या बनेंगे 16। 16 के बाद मुझे एक बात बताना बस, 15 14 जो है उसका जो आपका बैंड है वो डिक्रीज होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज, और 14 14 का इंक्रीज। वेरी गुड बेटा, इसको हाफ कर देना, इसको हाफ करके बढ़ा देना, मतलब 75 में 15 और जोड़ के, मतलब ये 15 कम कर देना, ये 15 ज्यादा कर देना। तो ऐसे ही तुम अगर मान लो मैं तुम्हें 100 जनरेशन दे रही हूँ, मुझे बताओ बैंड कितने आएंगे 100 जनरेशन तक बैंड कितने मिलेंगे, देखने बैंड मिलेंगे दो, कितने मिलेंगे दो, एक हाइब्रिड एक 14। दिक्कत क्या आएगी इनकी विड्थ जो है ना उसमें, इसमें तो कमी होती जाएगी, ये इंक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन ये आएगा अगर तुम शुरू करते हो बेटा, आपके फर्स्ट जनरेशन में तो हमें एक ही बैंड देखने को मिला था 100% क्या आपका 14 15 हाइब्रिड, अगर आप सेकंड जनरेशन से शुरू करते हो और सेकंड से 100 तक जाते हो
तो कितने नंबर ऑफ बैंड्स देखने को मिलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में? 2। एक मिलेगा हाइब्रिड, एक मिलेगा फोटो। डिफरेंस क्या होगा? पर हाइब्रिड घटता जाएगा, ठीक है? हो गया बेटा ये? तो बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने आपको चारों के चारों एक्सपेरिमेंट करा दिए एनसीईआरटी के रिलेटेड, ठीक है बेटा? बाकी देखेंगे कल आपके क्लासेस में। थैंक यू।